नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। जैसे कि हम लोग जानते हैं, लास्ट सेशन में हम लोग ने देखा था कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से आपका बंगाल को जीतती है। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी देखा था, उसके बाद हम लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर देखा था। तो ये दो बैटल्स देखे थे और उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी जीत लेती है। तो आज के सेशन में हम लोग ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स। और मैसूर वॉर्स में हम लोग दो नायक देखेंगे, एक है हमारे हैदर अली, ठीक है, और हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान। तो इन दोनों की कहानी देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स की। एंग्लो मराठा वॉर्स में मेन जो नायक थे वो थे, देखिए यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं आप, नाना फडणवीस का, जो बेसिकली ब्रेन हुआ करते थे मराठा का। और इसके अलावा आपके एक जनरल थे जिनका नाम था महादजी सिंधिया, ठीक है, जो बेसिकली ग्वालियर, जो मराठा कॉन्फेडरेंसी ऑफ जो ग्वालियर है वहां पे रूल करते थे। ठीक है, तो ये दो कहानियां हम लोग आज देखेंगे, एंग्लो मैसूर वॉर्स और एंग्लो मराठा वॉर्स। तो बिना किसी देरी करके स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो कहानी चालू करने से पहले हम लोग एक पॉलिसी देखते हैं ब्रिटिशर्स की, वो है रिंग फेंस पॉलिसी। ये रिंग फेंस पॉलिसी क्या है, किसने चालू किया? तो किसने चालू किया, सबसे पहले इस सवाल का जवाब हम लोग देते हैं। चालू किया इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने चालू किया 1772 से 1785 तक। ये गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये जो रिंग फेंस पॉलिसी है ये बेसिकली 1965 से चालू की थी और 1813 तक ये आपकी पॉलिसी चलती है, रिंग फेंस पॉलिसी। क्या है ये रिंग फेंस पॉलिसी? ठीक है, तो इसमें देखिए अब आप कहेंगे कि भाई गवर्नर जनरल तो ये बना 1772 से, तो पॉलिसी 1765 से कैसे चल रही है? अरे वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनने से पहले गवर्नर ही तो था, तो उसने एज अ गवर्नर ये मतलब ये चलाया। गवर्नर जनरल आपका 1772 में रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे ये 1765 से पॉलिसी चल रही है ब्रिटिशर्स की। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, लेट अस से ये ब्रिटिशर्स की टेरिटरी है, ये एक एनिमी कंट्री की टेरिटरी है, ठीक है, एनिमी स्टेट की टेरिटरी है, ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहता है कि इसके बीच में हम लोग एक बफर मेंटेन करेंगे, एक ऐसा राज्य एक मेंटेन करेंगे जो कि ये एनिमी का भी एनिमी हो, तो इसको हम लोग फुल सपोर्ट दे देंगे। तो यहां पे लिखा इट इन्वॉल्व डिफेंडिंग देयर नेबर्स फॉर फ्रंटियर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नेबर्स हैं उनके लैंड को भी हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, और उनके लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारा अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो एज अ बफर ये मेंटेन हो गया, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो सबसे पहले लड़ाई इसके लिए लड़ेंगे हम लोग, और इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कह देंगे कि ये जो आपका जो टेरिटरी है जिसको प्रोटेक्ट करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये कह देगा कि भाई आप हमारे ट्रूप्स ले लीजिए, जिससे आपका जो डिफेंस है वो आपका तगड़ा हो जाएगा। फिर से देखेंगे हम लोग, देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ये उसका एक एनिमी है, हमने एनिमी लिख दिया इसको, ठीक है। और बीच में एक आपका बफर स्टेट है, ठीक है। अभी जो बफर स्टेट, इस एनिमी स्टेट जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एनिमी है, उसकी दुश्मनी बफर स्टेट से भी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये बफर स्टेट को बोलेगी कि भाई हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो ट्रूप्स हैं वो आपके यहां पे रखेंगे, जिससे क्या होगा, एनिमी आप पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है, आप बचे रहेंगे। और बाई चांस अगर लड़ाई हुई तो हमारे ट्रूप्स आपके काम आएंगे। अब ये जो ट्रूप्स है जो हमने आपके यहां पे रखे हैं, अब क्योंकि ये आपके यहां रख रहे हैं तो इसका जो खर्चा होगा, इसका जो खर्चा पानी देना होगा आपको, उसको मेंटेन करने के लिए जो पैसा देना होगा वो आपको देना होगा, ठीक है। तो द एक्सपेंसेस फॉर देयर अपकीप वुड बी बोर्न बाय द रूलर्स। तो रूलर खुद इसके एक्सपेंस देगा। तो यहां पे देखिए ब्रिटिश का फायदा हो गया, बफर जो आपका स्टेट है उसको प्रोटेक्शन भी मिल गई, और उसको अपने जो फौजी हैं उनको सैलरी भी नहीं देनी पड़ रही, सैलरी ये बफर स्टेट वाले दे रहे हैं, ठीक है, और अपना प्रोटेक्शन भी हो रहा है। तो इन दिस वे द लोकल रूलर वुड स्टे डिपेंडेंट। अब यहां पे एक और फायदा हुआ, जो आपका बफर स्टेट था, क्योंकि आपकी ट्रूप्स उसके घर पे रखा हुआ है तो वो आप पे डिपेंडेंट रहेगा हमेशा, विल बी डिपेंडेंट ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर देयर डिफेंस। तो इसी लॉजिक से ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो लड़ाइयां लड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी, एक होता है मराठास के साथ, एक होता है मैसूर के साथ। तो ये दोनों ही हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग विद द किंगडम ऑफ मैसूर। देखिए मैसूर किंगडम का जो रूलर था वो कौन था, वो हमें पता है, हैदर अली था। तो देखिए यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की दुश्मनी हैदर अली से थी। अब हैदर अली की दुश्मनी सबसे थी, समझ लीजिए, मैसूर का वो रूलर था बेसिकली, और उसकी लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी से के साथ तो थी ही, साथ में निजाम के साथ भी थी, मराठास के साथ भी थी, और नवाब ऑफ आरकोट के साथ भी थी, ठीक है। नवाब ऑफ आरकोट, केरला में आरकोट है, तो यहां पे नवाब ऑफ आरकोट से भी दुश्मनी थी। सबसे दुश्मनी लेके बैठा था हैदर अली।
और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम्स हुआ करता था मैसूर का उस समय। तो यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजाम से कर ली दोस्ती, और निजाम से दोस्ती करी इस कह के कि अब देखिए ये वो बफर स्टेट हो गया निजाम से इसने दोस्ती कर ली, कहा कि भैया हम लोग ट्रीटी कर लेते हैं, और ट्रीटी करने के में आप सबसे पहले हमको दे दीजिए नॉर्दर्न सरकार जो आपके कंट्रोल में आता है। तो नॉर्दर्न सरकार से इन्होंने निजाम से ले लिया और कहा कि आप हमें नॉर्दर्न सरकार दे रहे हैं, इसके बदले में हैदर अली कभी भी आप पे अटैक करेगा तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और ऑब्वियसली फिर रिंग फेंस पॉलिसी के तहत इसने भाई कहा कि निजाम हमारे ट्रूप तुम्हारे पास रहेंगे, उसके लिए खर्चा पानी तुम देते रहना। तो इस प्रकार की एक ट्रीटी साइन कर ली इन्होंने निजाम के साथ। उसके बाद ये तो निजाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और साथ में इन्होंने मराठास को भी साथ में मिला लिया। मराठास को साथ में मिला लिया, कहा कि हम लोग एक साल लड़ाई करेंगे हैदर अली के साथ। भाई उस समय मराठास के साथ इनके रिलेशनशिप भी आपके ठीक ही थे, ठीक है। तो मराठास के साथ रिलेशनशिप बिगड़े आपके 1775 के बाद। तब से उससे पहले तो मराठास के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था ब्रिटिशर्स का, लेकिन हैदर अली के साथ स्टार्टिंग से प्रॉब्लम था। तो तीनों ने मिलकर हैदर अली पे अटैक कर दिया। अब हैदर अली यहां पे डिप्लोमेसी से काम लिए, इन्होंने मराठा से कुछ पैसे दिए, कहा कि आप हमसे कुछ पैसे ले लीजिए और अपना आराम से घर बैठिए, आपको लड़ाई में आने की कोई जरूरत नहीं, अब न्यूट्रल बन जाइए, ठीक है। तो मराठा पैसे लेकर न्यूट्रल बन गए। और फिर हैदर अली ने निजाम से बात की, कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग साथ में मिलकर लड़ते हैं, साथ में मिलकर लड़ेंगे हम लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी से तो लड़ेंगे ही साथ में। वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो भाई आपका नॉर्दर्न सरकार ले ही लिया है, ठीक है। तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा तो नहीं है, आपका दोस्त है, तो हम लोग साथ में मिलकर लड़ते हैं और अटैक करते हैं आरकॉट पे। आरकॉट पे जब हम लोग अटैक करेंगे, जो भी टेरिटरी हम लोग जीतेंगे आधा आधा बांट लेंगे। इस प्रकार से इन्होंने कुछ ट्रीटी कर ली थी, और बाद में चल के लड़ाई होती है, और जिसमें कहीं ना कहीं हैदर अली का जो दबदबा है थोड़ा सा मेंटेन रहता है। सब लोग समझ जाते हैं कि भाई हैदर अली बड़े पावरफुल रूलर है, डिप्लोमेसी में भी काफी तेज है। तो यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे फिर दोस्ती करना चाहती है, एक ट्रीटी कर लेती है, कहती है ठीक है भाई गलती हो गई हमसे, अब हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे तुमसे, हमको गलती समझ में आ गई, हम लोग कर लेते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या हुआ, देखिए ये सब कहानी जो 2 साल में हो गई, 67 टू 69 में भाई साहब ब्रिटिशर्स ने और सबने भाई साहब मान लिया, हैदर अली का लोहा मान लिया। अब ट्रीटी ऑफ मद्रास हो जाता है। ट्रीटी ऑफ मद्रास में इन्होंने कहा कि चलिए हम लोग आपस में जो प्रिजनर्स है उसका एक्सचेंज करते हैं, हमारे प्रिजनर्स जो आपके पास है हमें लौटा दीजिए, और हमारे पास जो आपके प्रिजनर्स है वो हम आपको लौटा देंगे। तो इस प्रकार से एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स होता है। इसके अलावा मैसूर ने एक शर्त रखी ब्रिटिशर्स से, कहा कि कभी भी अगर ऐसा होता है कि कोई हम पे अटैक करता है या कोई तुम पे अटैक करे, अगर तुम पे कोई अटैक करता है तो हम मदद के लिए आएंगे, और हम पे कोई अटैक करता है तो तुम मदद के लिए आना। ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है बहुत अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। तो इस तरीके से ट्रीटी ऑफ मद्रास हो जाता है और शांति फैल जाती है। तो ये आपका 1769 की बात है। 1769 के बाद 1771 में मराठास हमला कर देते हैं, किस पे, आपके हैदर अली पे। अब इस समय मराठास जब हमला कर देते हैं हैदर अली पे, तो अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ मद्रास ब्रिटिशर्स को मदद के लिए आनी चाहिए थी। ब्रिटिशर्स को मैसूर के हेल्प के लिए आना चाहिए था, पर वो आती नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प के लिए नहीं आती। यहां पे हैदर अली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं ये तो आपने ट्रीटी ऑफ मद्रास का उल्लंघन कर दिया, जो हमारी ट्रीटी थी वो फॉलो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हैदर अली के मन में गुस्सा यहां पे भर जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति, क्योंकि वो अपना ट्रीटी को ऑनर नहीं करते, ठीक है। चलिए अब वो फिर धीरे धीरे, अब जो काम इससे पहले हमने देखा था निजाम मराठा ईस्ट इंडिया कंपनी साथ आ गए थे, इस बार हैदर अली करता है कि अब यही काम हम तुम्हारे अगेंस्ट करेंगे। इन्होंने दोस्ती कर ली मराठास के साथ, दोस्ती कर ली निजाम के साथ, और कहा कि अब हम लोग साथ में हैं, एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, एक अलायंस में आ गए हम लोग। अब फिर इनको साथ में रखने के बाद आरकॉट पे अब ये अटैक करता है, ठीक है भाई। पिछली बार आरकॉट पे अटैक किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट थी, और मतलब कुल मिला के इनके साथ अलायंस नहीं था हैदर अली का। अब इन्होंने तीनों के साथ अलायंस करके कहा कि हम आरकॉट पे अटैक करते हैं, और वहां पे कर्नल बेली था हेल्प करने के लिए। अब ये आरकॉट भी बेसिकली रिंग फेंस पॉलिसी के तहत ही ब्रिटिशर्स इसको भी सपोर्ट कर रहे थे। तो 1781 में कर्नल बेली को हरा देता है आरकॉट में। तो अब यहां पे कर्नल बेली हार जाते हैं, और पहली जो विक्ट्री है मिलती है हैदर अली को। लेकिन यहां पे हैदर अली के अगेंस्ट में एक काफी एबल जनरल होता है ब्रिटिशर्स का, जिसका नाम होता है सर आयर कूट। सर आयर कूट जो है, अब ये वही सेम दिमाग लगा देते हैं जो पिछली बार किसने लगाया था, हैदर अली ने। ये निजाम को और मराठास को अलग कर देते हैं, कहते हैं कि भाई आप हमारे झगड़े में मत पड़ना, ठीक है। डिप्लोमेसी से निजाम को और मराठास को दूर कर देते हैं हैदर अली से। अब हैदर अली को एक अकेला कर देते हैं, ठीक है, अकेला कर देते हैं, अलायंस को तोड़ देते हैं। अब डायरेक्ट अटैक हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का और हैदर अली का।
ठीक है। अब इस लड़ाई में सबसे पहले हैदर अली आपका पोर्टो नोवो की लड़ाई हार जाता है नवंबर 1781 में। 1781 में पोर्टो नोवो की लड़ाई हार जाता है। लड़ाई कब चालू होती है देखिए, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ये 1780 से लेकर 1784 तक की लड़ाई है। 1780 में ये चालू हो गई थी लड़ाई। उसके बाद 1781 नवंबर में पोर्टो नोवो में हैदर अली हारता है। हैदर अली हारने के बाद दोबारा रिग्रुप करता है और फिर ब्रिटिशर्स को हराता है और कैप्चर कर लेता है उनके एक जनरल को जिनका नाम था ब्रेथवेट। ठीक है, तो ब्रेथवेट को ये कैप्चर कर लेता है। तो ये काफी बड़ी जीत होती है हैदर अली की। और बेसिकली ये जो वॉर है ना आपका, इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी लड़ाइयां होती है, कोई जीतता है कोई हारता है, तो इतने डिटेल्स में जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई हम लोग हिस्ट्री में पीएचडी तो कर नहीं रहे। ठीक है, हमें बस इतना जानना है कि इस पूरी लड़ाई में पोर्टो नोवी की लड़ाई हैदर अली हार गया था और उसके बाद रीग्रुप करके दोबारा अंग्रेजों को हरा के उनके जो जनरल है ब्रेथवेट को कैप्चर कर लेता है। लेकिन हैदर अली को हो जाता है कैंसर और कैंसर के कारण दिसंबर 7 1782 में हैदर अली का डेथ हो जाता है। उसके बाद भी लड़ाई लेकिन कंटिन्यू होती है। हैदर अली का जो बेटा था टीपू सुल्तान, वो ये लड़ाई कंटिन्यू करता है और भाई 4 साल जब लड़ाई हो जाते हैं, 1780 से लेकर 1784 तक लड़ाई चल रही है। तो 4 साल बाद 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हो जाती है, मार्च 1784 में। ठीक है, और इसमें भाई दोनों लोग फिर समझौता कर लेते हैं कि अब हम लोग शांति रखेंगे, अब कोई लड़ाई झगड़ा हम लोग करेंगे नहीं। 1784 तक की ये बात हो गई। लेकिन मन ही मन अब यहां पे कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स है थोड़ा बहुत भारी पड़े थे। वैसे देखा जाए तो ये ड्रॉ में छूटा था मैच। तो यहां पे हैदर अली कहता है कि अब हमको खुद को मजबूत करना है, खुद को मजबूत किया। तो 1784 से 1790 तक 5-6 साल हैदर अली कह रहा हूं, टीपू सुल्तान खुद को काफी स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, स्ट्रांग बनाने के बाद जब टीपू सुल्तान को लगता है कि हम अब हमारे पास सफिशिएंट पावर हो गया है, फिर दोबारा अब ये ट्रैवनकोर पे अटैक करता है। ट्रैवनकोर पे ऑब्वियसली कोई ब्रिटिशर्स तो उसको सपोर्ट करता ही था ट्रैवनकोर को, भाई आरकोट कह लीजिए या आपका ट्रैवनकोर कर लीजिए, सेम किंगडम की बात यहां पे हो रही है। ठीक है, तो ट्रैवनकोर किंगडम कह लीजिए, तो ट्रैवनकोर किंगडम में आरकोट था। ठीक है, तो अभी ट्रैवनकोर किंगडम पे अटैक कर लेता है। ऑब्वियसली ट्रैवनकोर किंगडम को ब्रिटिश रिंग फेंस पॉलिसी के तहत अपना कोई ना कोई जनरल उनके यहां रखा ही होता है, ब्रिटिशर्स वहां पे आर्मी रहती है। तो होता क्या है, जो आर्मी वहां पे होती है ब्रिटिशर्स की अंग्रेजों के अंदर, उसका जनरल होता है जनरल मेडोज। तो जनरल मेडोज को ये हराता है। अब जैसे ही जनरल मेडोज को हराता है, खबर पहुंचती है कलकत्ता में जो गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, उसको आता है बहुत तेज गुस्सा। अब वो भेज देता है भारी आर्मी और एकदम सफाया कर देता है। आम्बूर जीतता है, अंबूर के बाद वेल्लोर जीतता है, वेल्लोर के बाद बेंगलोर जीतता हुआ सीधे इनके कैपिटल श्रीरंगपट्टनम में घुस जाता है और श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई होती है और बहुत सारा एरिया कॉर्नवालिस गुस्से में कैप्चर कर लेता है और साथ में अपने साथ ये मराठास और निजाम को भी इस समय मिला लेता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। तो पहला और दूसरे मैसूर वॉर में अंग्रेजों ने ये रियलाइज किया था कि अकेले दम पे टीपू सुल्तान को हराना काफी डिफिकल्ट काम है, तो हमको साथ में मराठा को और निजाम को रखना पड़ेगा अपने साथ। तो इसके बाद थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने साथ मराठास और निजाम को साथ में मिलाकर रखते हैं, ये कह के कि भाई टीपू सुल्तान को हराते हैं, जो भी टेरिटरी मिलेंगी आपस में हम लोग बांट लेते हैं, और होता वही है। इस लड़ाई में टीपू सुल्तान हारता है और फाइनली ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम आपका साइन होता है और 1792 में यह साइन होता है। इसमें बिल्कुल टीपू सुल्तान की एकदम बैंड बजा दी जाती है और कहता है कि भाई वॉर डैमेजेस दीजिए 3 करोड़। इसके अलावा अंग्रेज बड़ा महल, दिंदीगुल और मलाबार कैप्चर कर लेते हैं। मराठास को तुंगभद्रा और उनकी ट्रिब्यूटरी के आसपास का रीजन मिल जाता है और निजाम को कृष्णा नदी के आसपास का रीजन मिल जाता है। तो यहां पे टीपू की कमर तोड़ दी गई है इस लड़ाई में। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो खत्म होता है ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम में। अब आते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर तो ये समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, टीपू के कब्र पे लास्ट नेल की तरह काम करती है। 1799 में क्या कहते हैं, अभी टीपू कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मार ही रहा था ना। टीपू इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेता है, फ्रेंच वालों से कहता है कि भाई हमारी मदद करो। फ्रेंच में इस समय नेपोलियन बोनापार्ट राजा हुआ करता था फ्रांस का, काफी पावरफुल राजा। तो फ्रांस के साथ दोस्ती बढ़िया थी टीपू की, लेकिन बेचारा फ्रांस से क्या ही कर लेगा, इंडिया में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा है। इसके अलावा अफगान से मदद मांगी, मॉरिशियस से मदद मांगी, काफी इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाया टीपू ने। लेकिन 1799 में होती है लड़ाई अप्रैल में और मई में खत्म हो जाती है और श्रीरंगपट्टनम को हरा दिया जाता है। टीपू सुल्तान इसके साथ हार जाता है। टीपू सुल्तान लेकिन भागता नहीं है।
बेसिकली इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी कर लिया था मराठास और निजाम के साथ। तो तीसरा और चौथा बैटल में, यानी कि पहला दूसरा में तो भाई ट्रीटी कुछ काम किया नहीं, लेकिन तीसरे चौथे में ब्रिटिशर्स ने मराठास और निजाम को अपने साथ लेके ही लड़ाई लड़ी है और टीपू को हरा दिया जाता है बाय जनरल स्टुअर्ट और जनरल हैरिस। तो जनरल स्टुअर्ट और जनरल हैरिस होते हैं, हरा देते हैं टीपू को मार दिया जाता है और टीपू को मार के उसकी फैमिली को वेल्लोर भेज दिया जाता है कि वहीं पर सेटल रहिए आप। तो इस तरीके से चौथा एंग्लो मैसूर वॉर फिनिश होता है और जिसमें टीपू जो है मारा जाता है, टीपू सुल्तान मारा जाता है और जो मैसूर है उस पर कब्जा हो जाता है ब्रिटिशर्स का। और जो टेरिटरी है वो ऑब्वियसली तीन पार्ट्स में विभाजन कर दी जाती है, मराठा निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो यहां पे मैसूर का कार्यक्रम खत्म। तो टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बातें हम लोग जानते हैं, छोटी छोटी कुछ बातें देखते हैं। जैसे कि पिताजी का नाम हैदर अली, माताजी का नाम फातिमा। टाइगर ऑफ मैसूर किसको बोलते हैं? टीपू सुल्तान को बोलते हैं। अब देखिए टीपू सुल्तान काफी लैंग्वेज जानता था, अरबिक जानता था, पर्शियन जानता था, करानीज जानता था, उर्दू जानता था। करानीज वहां की लोकल लैंग्वेज है, तो इतने सारी लैंग्वेज जानता था। नवंबर 1750 में इसका जन्म हुआ था। आर्मी ये यूरोपियन मॉडल से चलाता था, यानी कि इसकी आर्मी का जो ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन मॉडल के हिसाब से था, लेकिन जो कमांड दिए जाते थे वो पर्शियन में दिए जाते थे। ठीक है, फ्रेंच ऑफिसर्स की इसने काफी हेल्प ली थी सोल्जर्स ट्रेन करने के लिए, लेकिन कमांड अपने हाथ में रखा। ये नहीं कि फ्रेंच से ट्रेन करवा रहे तो उनके हाथ में कमांड दे दिया, नहीं, कमांडर्स इसके अपने होते थे, लेकिन ट्रेनिंग दिलवाता था फ्रांस के ऑफिसर से। इसके अलावा 1796 में तो इसने अपनी नेवी भी सेटअप कर ली थी। 1796 में ही सेटअप अ बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी, यानी कि अपनी नेवल बेस सेटअप कर लिया था। 22 बैटलशिप्स और 20 लार्ज फ्रिगेट्स अपने डेवलप कर लिए थे इसने, तभी तो इसको कॉन्फिडेंस आया था काफी ज्यादा। तो उसके बाद 3 डॉकयार्ड बनाए थे इसने, मैंगलोर में, वदेदाबाद में और मोलीदाबाद, वदेदाबाद और मैंगलोर। यहां पे ये 3 डॉकयार्ड्स अपने सेटअप करता है टीपू सुल्तान। ठीक है, ये बात होगी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर की। अब टीपू सुल्तान को किस किस चीजों में याद रखा जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है कि वो द पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी। रॉकेट टेक्नोलॉजी प्रॉपर डेवलप करने का जो श्रेय है वो जाता है टीपू सुल्तान के पास। इसके अलावा हम लोग जानते हैं मैसूर की सिल्क साड़ी काफी फेमस है ना, मैसूर सिल्क याद। अब तो मैसूर में जो सिल्क का कल्चर है, जिसे सेरीकल्चर कहते हैं, ये भी टीपू सुल्तान ने मैसूर में स्टार्ट किया था। और देखिए आपका इसका फ्रेंच के साथ बहुत अच्छा दोस्ती था। तो फ्रेंच में उस समय चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन चलता है आपका 1789 से 1799। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए जाते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप जो बनते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम पे, उनको बोला जाता है जैकोबियन क्लब। तो 1797 में टीपू सुल्तान ने मैसूर में आपका एक, मैसूर इन द सेंस सेरिंगापट्टनम कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, यहां पे इसने एक जैकोबियन क्लब ओपन किया और कहा कि इस क्लब का मैं भी मेंबर हूं। तो इस क्लब के मेंबर्स को सिटीजन बुलाए जाते थे। तो सिटीजन टीपू नाम रख दिया गया था, लोगों ने टीपू का नाम दे दिया था, बिकॉज टीपू वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब। इसके अलावा ही प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी, एक ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट की थी भाई सेरिंगापट्टनम में। यही आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हुए ये सारा काम किया था। जो टीपू का जो आपका डेवलपमेंट पॉलिसी था वो कैपिटलिस्टिक था, ठीक है, सोशलिस्ट नहीं था। और फ्यूडल स्ट्रक्चर्स को उसने खत्म कर दिया था और पालकियों का इस्तेमाल बंद कर दिया था। पैलिंक्विंस मतलब होता है पालकी, पालकियों का इस्तेमाल नहीं करता था और फ्यूडल माइंडसेट का नहीं था। ठीक है, फ्यूडलिज्म नहीं फॉलो करता था, कैपिटलिज्म फॉलो करता था। अच्छा, इसके बाद यहां पे टीपू का काफी क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि हिंदूज के अगेंस्ट वो थोड़ा सा बायस माइंडसेट का था। इसके हमें कुछ प्रूफ मिलते हैं, जैसे कि आपके हिंदू कुर्ग में जो हिंदूज हैं उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, क्रश किया था उनको। जो नायर कम्युनिटी है उसके भी अगेंस्ट उसने काफी ज्यादा एक्शंस लिए थे। इसके अलावा आपका केरला में कई सारे मंदिर तोड़े थे। तो इन रीजंस के कारण टीपू सुल्तान को लोग एक एंटी हिंदू माइंडसेट का व्यक्ति मानते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं, जैसे कि श्रृंगेरी मंदिर का रिपेयर कराया था टीपू सुल्तान ने। और मराठा रेड में एक्चुअली ये आपका टेम्पल जो है थोड़ा सा इसको क्षति पहुंची थी, तो इसको रिपेयर करवाया था और यहाँ पे गॉडेस शारदा की मूर्ति लगवाई थी ये श्रृंगेरी टेम्पल में। तो ये एक एग्जाम्पल भी है जो प्रो हिंदू है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लोग अलग अलग बातें यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा आपके मुस्लिम मोपलास के अगेंस्ट में भी टीपू सुल्तान का एक्शन हुआ था। तो ये कुछ बातें हैं टीपू सुल्तान के बारे में। चलिए अब एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं अभी तक हम लोगों ने मैसूर का लड़ाई में क्या क्या देखा। सबसे पहली लड़ाई क्या हुई? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1767 से 69 एडी, ट्रीटी ऑफ मद्रास से खत्म होता है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर आपका 1779 से 1784 या 1780 से 1784 जो भी कह लीजिए, ये फिनिश हुआ था विद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। फिर तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर, ये आपका ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम
से फिनिश होता है 1790 टू 1792, और फाइनली आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर आपका 1799 में होता है, जहां पे मैसूर की सारी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स जीत लेते हैं। मैसूर एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट खत्म हो जाता है 1799 में। और ऑब्वियसली हार गया तो क्या टीटी तब होती है जब भाई सामने वाला आपका जिंदा है, सामने वाला ही नहीं रहा, किसके साथ टीटी करोगे, तो कोई टीटी नहीं होती है इसके बाद। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एंग्लो मराठा वॉर्स। एंग्लो मराठा वॉर्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं, हमारा पेशवा का जो पूरा लीनियज था उसको एक बार शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पेशवा बनता है वो कौन बनते हैं, ये आपके बालाजी विश्वनाथ बनते हैं 1713 टू 1720। बालाजी विश्वनाथ के दो बेटे होते हैं, एक होते हैं बाजीराव वन और एक है चिमाजी अप्पा। तो अगले पेशवा, ये फर्स्ट नंबर पेशवा इज बालाजी विश्वनाथ। सेकंड नंबर पेशवा कौन बनते हैं, बाजीराव फर्स्ट। ये 1720 टू 1740 तक ये पेशवा रहते हैं। बाजीराव के बाद दो आपके और इनके बेटे होते हैं, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। अभी बालाजी बाजीराव बड़े बेटे होते हैं तो बालाजी बाजीराव बनते हैं तीसरे पेशवा। बालाजी बाजीराव का जो टर्म होता है वो 1740 टू 1761। अब 1761 में एक बड़ा इवेंट होता है, ये होता है आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जैसा कि हम लोग जानते हैं मराठास को हार का सामना करना पड़ा था, और इस हार तो होती है, साथ में बालाजी बाजीराव के तीन बेटे होते हैं, विश्वासराव, माधवराव और नारायण राव। विश्वासराव होता है बड़ा बेटा, तो विश्वासराव का डेथ हो जाता है इन दिस बैटल ऑफ पानीपत। और चिमाजी अप्पा का जो लड़का है उनका नाम होता है सदाशिव राव, तो सदाशिव राव का भी डेथ हो जाता है इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो और इसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद बालाजी बाजीराव का भी डेथ हो जाता है 1761 में। तो इसके बाद जो दूसरे बेटे होते हैं बालाजी बाजीराव के, माधवराव, ये बनते हैं राजा। यहां पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे दो दावेदार होते हैं गद्दी के। पहले होते हैं रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव का भतीजा होता है माधवराव। तो माधवराव को बना दिया जाता है पेशवा, रघुनाथ राव नहीं बनता है पेशवा। अब माधवराव 1761 से 1772 तक, अब देखो इस पर्टिकुलर पीरियड में हमारा जो मराठा एम्पायर होता है काफी कमजोर हो गया होता है। क्यों? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद, हारने के बाद काफी बहुत बड़ा लॉस होता है मराठास का, जिससे वो काफी कमजोर पड़ जाते हैं। तो अब देखिए माधवराव, ये कमजोर पड़ी हुई जो मराठा एम्पायर था उसको दोबारा से क्या कहते हैं और पावरफुल बनाने का, संभालने का और रीग्रुप करने का मौका मिलता है, ठीक है, माधवराव के टाइम पे। तो देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा, माधवराव पेशवा बने हैं। माधवराव की अचानक से डेथ हो जाती है 1772 में, और फिर अगले जो पेशवा है वो बनते हैं नारायण राव। नारायण राव अगले पेशवा बनते हैं। अब देखिए नारायण राव का टेन्योर आप यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे ज्यादा लंबा नहीं होता, 1772 से 1773 में ही रहता है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि नारायण राव को रघुनाथ राव, जो उनके चाचा होते हैं, रघुनाथ राव नारायण राव को मरवा देते हैं, ठीक है। ही वॉज किल्ड बाई रघुनाथ राव। रघुनाथ राव जब मरवा देते हैं नारायण राव को, वो बनना चाहते थे पेशवा, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। जब सपोर्ट उनको नहीं मिलता है, सपोर्ट किसको मिल जाता है, नारायण राव के जो बेटे हैं, ठीक है, जो होते हैं माधव नारायण राव, या जिनको हम लोग माधवराव सेकंड भी बोलते हैं। तो ये बनते हैं अगले पेशवा 1774 से 1795 तक ये पेशवा रहते हैं। अब जब माधव नारायण राव की डेथ हो जाती है तो इसके बाद नया पेशवा लीनियज में केवल आपके बाजीराव सेकंड ही रहते हैं। तो बाजीराव सेकंड फिर बन जाता है नया पेशवा 1796 टू 1819। सारे पेशवाओं में अगर सबसे कमजोर कोई पेशवा था तो यही था बाजीराव सेकंड, जो रघुनाथ राव का ही बेटा होता है। तो ये पूरी कहानी होती है। तो तीन पेशवा हो गए, चौथे पेशवा है आपके माधवराव, पांचवें पेशवा नारायण राव, और छठे पेशवा आपके माधव नारायण राव या माधवराव सेकंड, और आखिरी पेशवा यानी कि सातवें पेशवा होता है बाजीराव सेकंड, ठीक है। तो बाजीराव सेकंड ब्रिटिशर्स के साथ एक समझौता कर लेता है, आपका सब्सिडरी अलायंस में आ जाता है। तो ये कहानी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अभी आगे। चलिए अब आते हैं पहले मराठा वॉर में। अब देखिए कहानी को समझेंगे। पहले मराठा वॉर में जो पेशवा थे उनका नाम था माधवराव। माधवराव की डेथ हो जाती है 1772 में अचानक से, और पांचवें पेशवा फिर बन जाते हैं नारायण राव, जैसा कि हमने अभी देखा। अब नारायण राव को हमने देखा, रघुनाथ राव जो उनके अंकल होते हैं, चाचा जी होते हैं, वो मरवा देते हैं नारायण राव को। पांचवें पेशवा नारायण राव को रघुनाथ राव मरवा देते हैं, और मरवाते ही वो खुद को पेशवा डिक्लेयर कर लेते हैं, और अपना पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए ये ट्रीटी कर लेते हैं अंग्रेजों के साथ, ट्रीटी ऑफ सूरत ऑफ 1776। अब इस ट्रीटी में रघुनाथ राव को काफी नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि वो सैलसेट और बैसिन, ये दो जो जगह है, इसके अलावा आपका सूरत और भारूच का रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। और सैलसेट और बेसिन दे देते हैं ब्रिटिशर्स को, बदले में ब्रिटिशर्स उनको सपोर्ट करते हैं और
2500 सोल्जर्स ब्रिटिशर्स इनको देते हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए। अब देखिए रघुनाथ राव ने सपोर्ट ले लिया ब्रिटिशर्स का, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी डर था, क्योंकि वैसे तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से गद्दी नहीं ली है, उन्होंने नारायण राव को मार के गद्दी ली थी, ठीक है। तो अब देखिए नारायण राव की अगर बात करें, नारायण राव की जो विडो थी उनका नाम था गंगाबाई। तो नारायण राव और गंगाबाई का जो बेटा होता है उसका नाम होता है सवाई माधवराव या माधवराव सेकंड। तो ये बनता है छठा पेशवा। अब क्या होता है, रघुनाथ राव ने तो खुद को डिक्लेयर कर दिया पेशवा, लेकिन बाकी जो मराठा आपके जो होते हैं, जो चीफ्स होते हैं, नोबल्स होते हैं, उनका सपोर्ट मिलता है भाई सवाई माधवराव, क्योंकि गलत तरीके से आपका गद्दी हथियाने की कोशिश की थी रघुनाथ राव ने, तो रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन ब्रिटिशर्स का तो सपोर्ट है। तब यहां पे देखिए कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अब देखिए ट्रीटी ऑफ सूरत जो है 1775 में, अब इसमें रघुनाथ राव को सपोर्ट मिला, लेकिन ये जो आपकी खबर है ये कहीं ना कहीं कलकत्ता काउंसिल को पहुंच जाती है। अब हमें पता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1772 में अब ऐसा बता दिया गया था, जो बंगाल है, बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बोल दिया जाएगा। यानी कि बाकी सारे गवर्नर, चाहे वो मद्रास प्रेसिडेंसी हो या चाहे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, इन दोनों प्रेसिडेंट के गवर्नर जो होंगे वो सबॉर्डिनेट होंगे आपके कलकत्ता काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है या जो गवर्नर है। तो कलकत्ता के जो गवर्नर है उनको बोला जाएगा गवर्नर जनरल। तो कलकत्ता काउंसिल में बैठे लोगों ने कहा कि भाई ट्रीटी ऑफ सूरत आपने कैसे कर दिया, बिना हमसे पूछे आपने कैसे ट्रीटी ऑफ सूरत कर दिया। तो ये जो आपके ट्रीटी ऑफ सूरत को खारिज कर देते हैं, कहते हैं भाई गलत ट्रीटी हो गई, गलत आदमी के साथ हो गई, ये कंडेम करते हैं आपके ट्रीटी ऑफ सूरत को, और कर्नल उपटॉन को भेजते हैं इसको नलीफाई करने के लिए। तो ये नलीफाई कर देते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत और एक नया ट्रीटी करते हैं। ये कहते हैं कि भाई अब हम लोग रघुनाथ राव को साइडलाइन कर देंगे, उसको पेंशन दे के भेज देंगे कि भैया आप पेंशन लीजिए, लेकिन राजगद्दी पे आपको कोई अधिकार नहीं। और पूरा सपोर्ट मिलता है आपका नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। ये बेसिकली पेशवा की तरफ से, नए पेशवा है नारायण राव, उनकी तरफ से डीलिंग करते हैं। ये तो मेन होते हैं, और भी कुछ लोग होते हैं जिनके साथ डील होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में होता है। उसमें मान लिया जाता है कि आपका माधवराव सेकंड आपके नए पेशवा होंगे, और मराठा जो चीफ्स हैं उनका भी सपोर्ट मिलता है नारायण राव माधवराव सेकंड को, ठीक है। तो माधवराव सेकंड बन गए हैं नए पेशवा, और ट्रीटी साइन हो गई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब यहां पे ये होता है, इस पुरंदर में एक बात कही गई थी कि ब्रिटिशर्स को ने कहा था किसी भी तरीके से किसी भी और यूरोपियन पावर्स को आप एंटरटेन नहीं करेंगे, किसी भी यूरोपियन पावर को आप एंटरटेन नहीं करेंगे, ऐसा इस ट्रीटी में लिखा था। उसका बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ब्रिटेन है आपका, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हमेशा से लड़ाई होती रहती थी, हमने देखा था एंग्लो फ्रेंच वॉर्स में। तो अभी इस समय फ्रांस में एक बहुत ही पावरफुल इनका राजा बना था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट अटैक करेगा इंडिया में, इस डर से मराठाओं से ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि भाई किसी और आप यूरोपियन से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पूरा डर लगा रहता था कि नेपोलियन अटैक कर देगा इंडिया में। तो इसलिए इससे बचने के लिए वो कह रहे थे कि कोई भी लोकल आपका जो इंडिया का जो रूलर होगा उससे उसको दोस्ती नहीं करने देनी है हमें फ्रांस के किसी फ्रांस से। अब यहां पे 1766 में ऐसा हो जाता है कि फ्रांस को मराठा वेस्ट कोस्ट में एक पोर्ट दे देते हैं। अभी जैसे ये बात आपके अंग्रेज सुनेंगे उनको कैसा लगेगा, उनको भाई भारी डर लगेगा। उनको कहा कि भाई इस चीज को तुरंत रोकना है, और ये कहते हुए रोकना है कि भाई ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो आपने 1776 में किया था उसका ये तो उल्लंघन है, और जब ये उल्लंघन होता है तो तुरंत कार्रवाई होती है ब्रिटिशर्स के द्वारा और एक आर्मी भेज दी जाती है। 1777 में ब्रिटिश आपका फोर्सेस भेजता है पुणे, लेकिन ये 2 साल तक लड़ाई चलती है। 1779 में फाइनली जाके इंग्लिश जो है हार जाते हैं। जो आपका पहली लड़ाई मराठाओं के साथ हुई थी उसमें देखिए अंग्रेज हार रहे हैं इस समय। अब बैटल ऑफ वडगांव लड़ा जाता है जिसमें हमारे मराठास जो हैं जीत जाते हैं। फिर एक ट्रीटी ऑफ वडगांव होता है, क्योंकि भाई बहुत सालों से लड़ाई चल रही है तो दोनों थक जाते हैं, आपके ब्रिटिशर्स भी थक जाते हैं, मराठा भी थक जाते हैं, और फाइनली कहते हैं कि भाई हम लोग को शांति विराम करना चाहिए। तो इन्होंने अभी एक ट्रीटी ऑफ वडगांव किया, और इसमें जो बॉम्बे की गवर्नमेंट थी उसने सारी जो टेरिटरी उसने एक्वायर करी थी 1775 से। अभी लड़ाई तो 1775 से चल रही है, कुछ टेरिटरी एक्वायर कर लिया था आपके ब्रिटिशर्स ने मराठाओं का, लेकिन बडगांव की लड़ाई हारने के बाद ट्रीटी ऑफ बडगांव में ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हम सारी टेरिटरी आपको वापस कर देंगे। अब फिर देखिए वही प्रॉब्लम दोबारा चालू होगी जो ट्रीटी ऑफ सूरत में था। ये जो ट्रीटी थी ये बॉम्बे के गवर्नमेंट ने किया था, कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग बैठा था, वो कह रहा था कि फिर ट्रीटी आप कर ले और हमसे बिना पूछ के। तो वॉरेन हेस्टिंग ने फिर से ट्रीटी ऑफ वडगांव को नल एंड वॉइड कर दिया और दोबारा आर्मी भेज दी कर्नल गॉडार्ड के नेतृत्व में। और इस बार जो लड़ाई हुई उसमें अहमदाबाद को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया,
1779 फरवरी में, फिर लड़ाई चली दिसंबर तक। 1780 आते आते बेसिन भी कैप्चर कर लिया आपका ब्रिटिशर्स ने। तो शुरुआती जो फायदा हुआ था आपके मराठाओं को वो उल्टा हो गया इस समय, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स फिर पावर में आ गए और फाइनली दिसंबर 1781 में आपका महादजी सिंधिया को हरा दिया था सीपरी में जनरल कारमैक ने। अब देखिए 1781 में आखिरी जो लड़ाई हुई उसमें महादजी सिंधिया हारे हैं, लेकिन मतलब ऐसी जीत हार चलता रहा। उसके बाद फिर ये लोग थक के बोले हैं कि भाई अब लड़ाई हम लोग को बंद करते हैं, क्योंकि एक आप और देखिए यहां पे हमें पता है 1780 से लेके 1784 तक क्या चल रहा था। क्या आपका दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था, यानी कि ब्रिटिशर्स एक लड़ाई में पहले से फंसे थे मैसूर के साथ, यानी कि टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ। तो इस लड़ाई में फोकस करें कि भाई फोकस करें मराठाओं के साथ। तो मराठाओं से ये जीते थे फाइनली, लेकिन फिर भी इन्होंने ट्रीटी कर ली कि भाई देखो अब हम लड़ाई नहीं करते हैं, हम लोग शांति प्रस्ताव करते हैं, और ये शांति रहती अगले 20 साल तक। हमें पता है कि मराठास के साथ शांति समझौता के बाद सीधा ब्रिटिशर्स का फोकस चला गया किस पे? आपके मैसूर पे। तो मैसूर पे फुल पावर से अटैक किया था और टीपू सुल्तान को हराया था। फिर जाके उनका फोकस रहा मैसूर पे। देखिए 1782 से लेकर आपका 1800 तक, यानी कि 1799 तक देखा जाए, 1799 में मैसूर फाइनली आपका हारा था, सेरिंगापट्टनम कैप्चर हुआ था बाय ब्रिटिशर्स। तो तब तक इन्होंने मराठा से कोई लड़ाई नहीं करी, और ये जो पीस ट्रीटी थी ये थी ट्रीटी ऑफ सलबाई। ट्रीटी ऑफ सलबाई में ये बात डिसाइड हो गई थी कि भाई जो भी हम लोगों ने लड़ाई करी है, जितनी भी आपकी ट्रीटीज एक्वायर, आपकी जो टेरिटरीज एक्वायर होगी, देखा था ना हमने भाई, सूरत आपका अहमदाबाद कैप्चर कर लिया, बेसिन कैप्चर कर लिया, वो कहते सब लौटा देंगे हम आपको, सब लौटा देंगे, केवल सालसेट अपने पास रखेंगे। बाकी सारा जितना भी टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया था मराठास का, वो मतलब ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद 1776 के बाद वो लौटा दिया गया था टू द मराठास, यानी कि पेशवास को आपका वापस कर दिया गया था। लेकिन शर्त फिर वही, किसी भी यूरोपियन नेशन को आपको सपोर्ट नहीं करना है। तो भाई लड़ाई सारी शुरू ही इसलिए हुई थी कि यूरोपियन नेशन को सपोर्ट किया था। फाइनली इतनी लड़ाई करने के बाद यही डिसाइड हुआ किसी भी यूरोपियन पावर को सपोर्ट नहीं करना है, तो ठीक है भाई नहीं करना है। इसी बीच में ब्रिटिशर्स ने यह कह दिया था कि भाई हमसे सब्सिडरी अलायंस चलो आप कर लीजिए, सब्सिडरी अलायंस कर लीजिए। तो यहां पे उस समय नाना फडणवीस जिंदा थे। नाना फडणवीस ने कहा किसी भी हालत में हम सब्सिडरी अलायंस तो साइन नहीं करेंगे, इसका मतलब मराठा पावर खत्म हो जाना। तो नाना फडणवीस की जब डेथ होती है 1800 में, तब जाके थोड़ा सा, अब देखिए नाना फडणवीस ने दूसरा डिसीजन, तो पहला तो ये था कि सब्सिडरी अलायंस साइन नहीं करेंगे। दूसरा डिसीजन था कि मैसूर के साथ जो लड़ाई कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, उसमें हम लोग कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दो डिसीजन नाना फडणवीस के थे। लेकिन नाना फडणवीस के डेथ के बाद 1800 में सिचुएशन बदलती है। कैसे बदलती है वो देखेंगे। तो एक लड़ाई हो गई बड़ी वाली, और एक कह सकते हैं ड्रॉ हो गया, ना कोई जीता ना कोई हारा, ठीक है। तो उसके बाद आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ? जब मैसूर पे पूरा कैप्चर कर लिया गया था। मैसूर पूरा आपका कैप्चर हो गया था, मैसूर में टीपू सुल्तान का पावर खत्म हो गया था। उसके बाद आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया 1803 टू 1805। अब ये सिचुएशन स्टार्ट कब होती है? क्योंकि नाना फडणवीस की यहां पे डेथ हो चुकी होती है, ठीक है। और 1796 टू 1818 सारे पेशवाओं में अगर सबसे कमजोर पेशवा अगर कोई था वो था बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड आपका किसका बेटा था? रघुनाथ राव का। तो रघुनाथ राव को वैसे भी पेंशन देके बैठा दिया गया था, लेकिन अब क्योंकि मराठा लीनियज में कोई बचा नहीं था, तो बाजीराव को बना दिया जाता है पेशवा 1796 टू 1818। अब देखिए बाजीराव यहां पे पेशवा बन गए हैं, लेकिन कमजोर पेशवा। और हमें पता है कि मराठा जो पूरी पावर थी वो 5 बड़े राज्यों में यहां पे टूट चुकी थी। उनमें से एक बड़ा राज्य था सिंधियास का। तो सिंधियास में आप देखेंगे जो पावरफुल रूलर था उस समय वो था, देखिए अब यहां पे देखिए पेशवा जो है पूना पे बैठते थे। अब पेशवा कमजोर है, तो पेशवा पे दबदबा मतलब बनाने के लिए, आपका इन्फ्लुएंस करने के लिए आपका दौलत राव सिंधिया भी आपका पूना पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो पेशवा पे दबदबा कायम कर देते हैं सिंधियाज। तो ये समझ लीजिए पेशवा और सिंधिया साथ में हो जाते हैं हमारे, ठीक है। और मेनली आपका जो इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है दौलत राम सिंधिया का होता है, लेकिन नाम के पेशवा तो भाई है हमारे बाजीराव सेकंड। तो अब यहां पे देखिए सिंधियास का डोमिनेंस बढ़ रहा है। अभी 1801 में एक यहां पे एक कुछ कांड हो जाता है। क्या होता है? जो पेशवा होता है वो जसवंत राव होलकर के जो भाई हैं, ठीक है, उनको मार देता है। जसवंत राव होलकर के भाई को जब मार दिया जाता है तो होलकर हो जाते हैं गुस्सा और अटैक कर देते हैं पूना पे। पूना में उस समय कौन बैठा है? पेशवा बैठा है, सिंधिया बैठा है। तो पेशवा और सिंधिया दोनों को हरा देते हैं और पूना का कंट्रोल होलकर ले लेते हैं। अब देखिए सारे मराठाओं में अब सबसे पावरफुल हो गए होलकर।
अब यहां फिर बाजीराव को लग जाता है डर, और ये फिर वही काम करते हैं जो इनके पिताजी ने करा था पहले, जब उनको डर लगा था कि भाई पेशवाई हमसे छिन जाएगी, तो वो ट्रीटी साइन कर लेते हैं, ट्रीटी ऑफ सूरत। बाजीराव भी सेम काम करता है। जैसे ही होलकर से ये हारता है, बाजीराव सेकंड पहुंच जाता है किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास पहुंच जाता है और कहता है कि भाई हमसे ट्रीटी साइन कर लो और हम एक तरीके से सब्सिडरी अलायंस में आना चाहते हैं। तो भाई ब्रिटिशर्स तो इसके लिए वेट ही कर रही होती है कि ठीक है भाई आ जाओ आप सब्सिडरी अलायंस में। और ब्रिटिशर्स कुछ कंडीशंस रखती है ट्रीटी ऑफ बेसिन में कि भाई हम आपको प्रोटेक्ट तो कर देंगे, और प्रोटेक्ट करती भी है, लेकिन कुछ हमारी शर्तें हैं। पहली बात, आपको क्या दिया जाएगा, तो पेशवास के पास 6000 की ट्रुप रख दी जाती है। उससे पेशवा को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो हम बचे हुए हैं। लेकिन पेशवा से काफी सारी टेरिटरी ले ली जाती है, जिससे करीबन 26 लाख का इनकम आता, ऐसा प्रॉपर्टी ब्रिटिशर्स ले लेती है पेशवा से। और आपका जो सूरत है उसको सरेंडर कर देती है। ठीक है, आपका सूरत जो है आपका ले लिया जाता है किससे, आपका मराठास से आपके जो ब्रिटिशर्स हैं सूरत को ले लेते हैं। इसके बाद पेशवा को कहा जाता है कि आप जो चौथ लिया करते हैं लोगों से, ये बंद करना पड़ेगा। तो निजाम की टेरिटरी से आप चौथ वसूलना बंद कर देंगे, और किसी भी यूरोपियन नेशन को अपने एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखेंगे। ये तो खैर हमेशा शर्त रहती है। ठीक है, कोई भी ऐसा नेशन जिसका ब्रिटिशर्स के साथ वॉर चल रहा है उसको आप अपना एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखेंगे। और अगर आपकी कोई भी लड़ाई होती है निजाम के साथ या गायकवाड़ के साथ, तो उनके जो आपके जो डिफरेंसेस हैं उसका निवारण जो है ब्रिटिशर्स करेगी। तो ये सारे ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस के साथ आपका ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हो जाता है। तो अब से ये समझ लीजिए मराठा जो पेशवा है उस पर अभी डिपेंडेंट हो गया, किस पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। चलो प्रोटेक्शन तो मिल गई, गद्दी तो बच गई, लेकिन आप एक तरीके से पपेट बन गए अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इस समय 1802 के बाद बाजीराव सेकंड एक प्रकार का पपेट बन के रह जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब देखिए, अब ये जो ह्यूमिलिएशन है झेलता है, देखिए 1802 से लेके 17 तक ये ह्यूमिलिएशन में रहता है। उसके बाद उसे रियलाइज होता है भाई मैं तो पेशवा हूं, मेरी तो इज्जत होनी चाहिए। तो अब फिर ये क्या करता है, सारे लोगों को, अच्छा यहां पे एक इमीडिएट कॉज होता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। जो गवर्नर जनरल होता है हेस्टिंग, वो पिंडारिस पे अपना एक्शन करता है। तो पिंडारिस बेसिकली मराठास से पैटर्नाइज होते थे। तो मराठास ये एक इल्जाम लगाते हैं ब्रिटिशर्स पे कि भैया आप पिंडारिस पे क्यों अटैक कर रहे हैं। तो ये बहाना लेकर, वैसे आपका पुराना ह्यूमिलिएशन तो है ही है पेशवा का, ठीक है, कि वो फाइनल एक बार लड़ाई लड़के देख लेना चाहते हैं कि क्या पता हरा दें। ठीक है, तो अभी ये क्या करते हैं, सारा मराठा जो पावर है उसको इकट्ठा करते हैं। भाई इसमें पेशवा आ जाते हैं, सिंधिया आ जाते हैं, भोसले आते हैं, होलकर आते हैं, लेकिन गायकवाड़ नहीं आते हैं। गायकवाड़ समझदार थे, गायकवाड़ कह रहे थे भैया ये लड़ाई में हारना ही नहीं लिखा है। तो भाई गायकवाड़ कहीं ना कहीं इनका साथ नहीं देते, लेकिन पेशवा, सिंधिया, भोसले और होलकर ये अब साथ में आ जाते हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ देते हैं और अटैक करते हैं ब्रिटिशर्स पे। ठीक है, चलिए अब लेकिन फायदा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मराठा पावर वो मराठा पावर नहीं था जो आपका बेसिकली फडणवीस के टाइम पे हुआ करता था, महाजी सिंधिया के टाइम पे हुआ करता था। अब वो पावर नहीं रहा मराठास का। तो जैसा कि हम लोग उम्मीद किए थे, आपके सारे ये लोग इकट्ठा होकर भी हार जाते हैं। पेशवा हारता है खिड़की में, भोसले हारते हैं आपके सीताबुल्दी में, और होलकर हारते हैं आपके महीदपुर में। तो यहां पे ये लड़ाई हार जाते हैं और पूना को पूर्ण रूप से कंपनी में मर्ज कर दिया जाता है। तो पेशवा को तो खत्म ही कर दिया गया, क्योंकि भाई पेशवा के नाम पे लड़ाई कर रहे थे सब लोग। तो पेशवाशिप यहां पे खत्म कर दी गई, और पेशवा का रूल कहां करते थे, पूना में। तो पूना को अब आपका मर्ज कर लिया गया कंपनी में। ठीक है, तो यहां पे कुछ ट्रीटी साइन होती है। पहली ट्रीटी साइन होती है पेशवा के साथ, ट्रीटी ऑफ पूना, जून 1817 में। उसके बाद नवंबर 1817 में होता है ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ये आपका सिंधियास के साथ होता है। जनवरी 1818 में आपका ट्रीटी ऑफ मंदसौर होलकर के साथ होता है। ये तीनों ट्रीटी में आपके कुछ कुछ कंडीशंस लगा दिए जाते हैं, और पूना के साथ तो बहुत बड़ा ही बुरा हो जाता है, क्योंकि पूना स्टेट ही खत्म हो जाता है, बेसिकली वो मर्ज हो जाता है आपके ब्रिटिश टेरिटरीज में। तो जून 1818 तक आते आते आपका मराठा कन्फेडरेंसी डिसॉल्व हो जाती है, पेशवाशिप एबॉलिश हो जाती है, और इस तरीके से पूर्ण रूप से आपके जो मराठास का पावर था, जो कि स्टार्ट हुआ था विथ छत्रपति शिवाजी महाराज, वो एक डिक्लाइन होता होता फाइनली पेशवाशिप में आकर पेशवाशिप फाइनली एबॉलिश हो जाती है। 1818 तक मराठा पावर यहां पे खत्म हो जाता है, और यहां पे कंप्लीट होता है ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मराठास। तो आज के सेशन में हम लोगों ने दो बातें देखी, आपका कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर और मराठास। तो मराठास के एक बार शॉर्ट रिवीजन भी कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं लेक्चर। देखिए, पहला एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1782,
उसमें ट्रीटी ऑफ सूरत होता है रघुनाथ राव के साथ, ट्रीटी ऑफ पुरंदर होता है आपका मराठा काउंसिल के साथ, फिर ट्रीटी ऑफ सलबई होता है जिसमें भाई 20 साल की शांति हो जाती है। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वार होता है 1803 में, और जहां पे बेसिकली ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन होता है, बाजीराव सेकंड भाई सब्सिडरी अलायंस में आ जाते हैं। उसके बाद बाजीराव सेकंड भाई ट्राई करते हैं दोबारा आजाद होने की, लेकिन ये तीसरा एंग्लो मराठा वॉर बुरी तरीके से हार जाते हैं। सारे मराठा चीफ साथ आने के बावजूद भी ये ब्रिटिशर्स को ये हरा नहीं पाते हैं। 1817 टू 1819 लड़ाई बेसिकली कह सकते हैं आपकी चली थी। तो बेसिकली आपके मराठा क्यों हारे, उसके क्या रीजंस थे? पहली बात, लीडरशिप कमजोर थी ना। अब बाजीराव सेकंड की लीडरशिप में आप थोड़ी ना जीतोगे, ठीक है, कोई स्ट्रांग लीडरशिप नहीं था। आपका पॉलिटिकल सेटअप भी इतना कोई स्ट्रांग नहीं था, मिलिट्री भी कमजोर हो गई थी, मिलिट्री बहुत कमजोर हो गई थी, और इकोनॉमिकली भी आपके ये अब उतने ज्यादा स्टेबल नहीं रहे थे, ठीक है। और यूनिटी तो इनमें थी ही नहीं। आपके जो 5 आपने देखा होगा ना, सेकंड लड़ाई में क्या हुआ, सेकंड लड़ाई में मराठा जो चीफ्स थे आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसको मार दे रहा है, कोई किससे लड़ाई कर रहा है, तो यूनिटी खत्म हो गई थी। तो यही रीजन, बड़ा रीजन था कि सेकंड और थर्ड में हार का सामना करना पड़ा मराठाओं को। और इंग्लिश की जो डिप्लोमेसी बड़ी स्ट्रांग थी। आप देखिए इंग्लिश ने क्या किया, हैदराबाद और मराठास के साथ एक साथ लड़ाई नहीं करी। हैदर अली को पहले उन्होंने खत्म कर दिया, निपटा लिया अच्छे से, ठीक है, उसके बाद मराठास को निपटा लिया। तो एक प्रकार से डिप्लोमेसी हुई ना, एक साथ लड़ाई ना करके डिप्लोमेटिकली हैंडल करके दो बड़े जो पावर थे इंडिया में, आपका टीपू सुल्तान और मराठास, उन दोनों को ही एक एक करके ब्रिटिशर्स ने खत्म कर लिया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग खत्म करते हैं आज का सेशन। आज हम लोगों ने पढ़ा मैसूर का कॉन्क्वेस्ट और फिर हम लोगों ने पढ़ा मराठास का कॉन्क्वेस्ट। तो ये कहानी हम लोग यहां पे रोकते हैं, उसके बाद कॉन्क्वेस्ट का सिलसिला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।